नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास के एक बहुत ही अहम टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं और वो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम देखेंगे कि भूगर्भ की झांकी एक तरह से कि पृथ्वी के अंदर की जो विभिन्न लेयर है, जो विभिन्न परत है, जैसे आप सामान्य रूप से सियाल सीमा निफे को पढ़ते हैं, आज उसको हम बहुत ही समग्रता के साथ और उन सारे जितने भी परतों के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है हम उसकी भी आज चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है उसका अध्ययन हम लोग किन किन बातों पर उसका अध्ययन हम लोग किन स्रोतों के आधार पर जो है वो हम करते हैं। आज के इस क्लास में मेनली जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके जो विभिन्न लेयर हैं, जो विभिन्न परतें हैं और उन परतों का फिर कैसे उपविभाजन किया गया है या उन परतों के बीच जो है जो एक डिसकंटिन्यूटी बनती है जिसको असांतत्यता कहते हैं या असंबद्धता कहते हैं। तो हम लोग उन असंबद्धता को, चाहे वो रेपिटी है, गुटेनबर्ग है, लेमेन असंबद्धता है, तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी के साथ, सूक्ष्मता के साथ, गहनता के साथ हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो यही हमारी टॉपिक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हमारी आज की क्लास है। सबसे पहले हम सीधे आते हैं कि पृथ्वी की अगर हम आंतरिक संरचना को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, ठीक है, ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इसको हम शॉर्टकट में IUGG के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक को IUGG के इस मापन को, एक अंतर्राष्ट्रीय जो एक संस्था है या एक जो संघ है, अगर इनके अनुसार आप देखेंगे तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को उन्होंने 3 भागों में बांट देते हैं। मतलब पृथ्वी की विभिन्न परतों को सबसे पहले तो हम 3 भागों में बांट लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल है, यह सामान्यतः सभी को पता है, ठीक ना, कि इसकी पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर जो है वो भूप्रपटी कहलाती है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। बीच वाला जो परत है वो मेंटल है और जो पृथ्वी की सबसे जो इनर जो एरियाज है, जो सबसे अंदरूनी परत है, वो सबसे अंदरूनी परत जो है वो कोर है। तो आज के इस क्लास में इन्हीं तीनों परतों के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, भूप्रपटी को, मेंटल को और कोर को, ठीक है। अब आते हैं भूप्रपटी के ऊपर। भूप्रपटी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। दरअसल भूप्रपटी कई नामों से जाने जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में चूंकि आप जान ही रहे हैं कि जो अलग अलग नाम होते हैं वो आपको विकल्प में देकर भ्रमित करने के प्रयास किए जाते हैं आयोग के तरफ से। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे इन चीजों को, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूप्रपटी को ही हम लोग सियाल कहते हैं। इसी परत को हम देखेंगे सियाल कहते हैं। तो सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो यही चीज कि भूप्रपटी क्या चीज है। तो भूप्रपटी जो है ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है। और चूंकि हम एक पॉइंट की डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम किन किन चीजों के आधार पर करते हैं, ठीक है। चूंकि यूट्यूब पर एक बार संक्षेप में मैं जरा आपको याद दिला दूं कि जब हम पृथ्वी की इन आंतरिक संरचनाओं को पढ़ते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन का सोर्स क्या है हमारे पास, हम कैसे समझते हैं इन विभिन्न परतों के बारे में। जब हम अध्ययन करते हैं तो आखिर हमारा सोर्स क्या है, हमारी स्टडी का, इस परतों के अध्ययन का क्या स्रोत है। तो आप देखते हैं कि कई सारे जैसे प्राकृतिक स्रोत भी हैं। जैसे आप प्राकृतिक स्रोत में भूकंप है, ज्वालामुखी है। जैसे आप अर्थक्वेक को लेते हैं, भूकंप को लेते हैं, तो भूकंप के प्राय क्या है कि आपको 3 वेव हैं, उनकी 3 तरंगे हैं, जो प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है और लॉन्ग वेव है। मतलब प्राथमिक तरंगे, भूकंप की अगर आप तरंगों की बात करेंगे तो भूकंप के 3 तरंग है, ठीक है। एक पी तरंग है, एक एस तरंग है और दूसरा
ये हो गया आपका जो एल तरंग है। हालांकि हमारी टॉपिक, आज की जो टॉपिक है वो भूकंप नहीं है, इसीलिए हम लोग विषय से विषयांतर नहीं होंगे। भूकंप की क्लास जो है, भूकंप टॉपिक पे चर्चा हम किसी अन्य क्लास में करेंगे। लेकिन चूंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो कभी कभी आपको ये ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस आधार पे करते हैं। तो अगर प्राकृतिक उसके स्रोत देखें, प्राकृतिक साधन देखें, तो भूकंप और ज्वालामुखी उसमें एक बहुत ही अहम चीज है। क्योंकि भूकंप के इन तरंगों को जब आप देखेंगे कि जो प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है और जो लॉन्ग वेव है, ठीक है, इन तरंगों की वेग के आधार पे हम समझ पाते हैं कि पृथ्वी के किस लेयर का घनत्व क्या है, वहां पे द्रव्यमान क्या रहा होगा, वहां पे किस तरह के तत्व की जो है वो प्रचुरता रही होगी। तो इन तरंगों के वेग के आधार पर ही हम उन चीजों को जान पाते हैं। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपको ज्वालामुखी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलती है, तो वो लावा जो है वो पृथ्वी के किस परत में है और कहाँ पे वो संचित रूप में है, फिर वो लावा बाहर निकलते हैं। तो उस लावा का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के उस परत के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है कि कहाँ पे पिघला हुआ जो है वो धात्विक पदार्थों का भंडार है, या आप मतलब लावा जिसको कहते हैं। अगर आप ज्वालामुखी को पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं एक चीज की बेसिकली एक अंतर है कि जब मतलब पृथ्वी के अंदर जो गर्म पिघला हुआ भंडार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। और वो मैग्मा जब बाहर निकलती है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब वो मैग्मा बाहर निकलती है तो उसी मैग्मा को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, जो बाहर निकल के या पृथ्वी की जो परतों के बीच में भी कभी कभी जो है वो जम जाते हैं, या वो लावा बाहर निकलने के बाद जो है भूप्रपटी पे आके जो जम जाते हैं। बहुत सारे विभिन्न सारे चट्टानों का भी वो निर्माण करते हैं, जो चट्टान टॉपिक में भी आपको पढ़ने को मिल जाती है। तो ये दूसरा सोर्स हो गया कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना है तो उसमें भूकंप और जो ज्वालामुखी है वो हमारी काफी मदद करता है कि उसके अध्ययन से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगर हम अप्राकृतिक स्रोत की बात करें, साधनों की बात करें, तो मेनली 3 पॉइंट जो हमको अपने जहन में रखने होते हैं। वो पहला पॉइंट एक तो हो गया आपको टेम्परेचर है, ठीक ना, प्रेशर है, ठीक है, मतलब जो दाब है उस पृथ्वी के अंदर के विभिन्न परतों की तापक्रम क्या चीज है, ठीक है, इन बातों पर भी अगर हम जान, और एक घनत्व, डेंसिटी, मतलब ये 3 चीज आपको ध्यान रखने हैं, एक दाब और एक घनत्व, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। तापमानों के इस अंतर से भी हमें भूगर्भ के बारे में, पृथ्वी के अंदर झांकने का मौका मिलता है, पृथ्वी के परतों के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अगर आप देखेंगे घनत्व की, जैसे कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के का औसत घनत्व क्या है, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, तो इसका औसत घनत्व लगभग 5 है, आपको 5 के आसपास है। लेकिन वही अगर आप भूप्रपटी की बात करते हैं, जब हम क्रस्ट की बात करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग, या आप कह सकते हैं कि 3, ठीक ना, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो होती है, मतलब 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है वो होती है। तो अगर आप देखेंगे कि मतलब पृथ्वी के जो विभिन्न परत हैं उनके घनत्व में, वहीं जब आप कोर के बारे में पढ़ेंगे, इनर कोर के बारे में जानते हैं, जो आउटर कोर होते हैं, इनर कोर होते हैं, जब वहां पे घनत्व को हम देखते हैं तो 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो जाती है। जबकि पृथ्वी की औसत घनत्व की बात करते हैं तो वो अप्रॉक्स आपको 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में होती है। भूप्रपटी की बात करते हैं तो वहां पे अगर आप डेंसिटी की बात करते हैं तो लगभग 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो उसकी घनत्व होती है। तो घनत्व के इस अंतर से भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के किस लेयर का कैसा है, कहाँ पे भंगुर है, कहाँ पे ठोस है, ठीक ना, किस तरह के तत्वों की, किस तरह के पदार्थों की उन परतों में प्रचुरता होगी, ठीक ना, वहां पर उनकी बहुलता होगी। इन तमाम बातों की जानकारी जो है वो हमें इन घनत्वों के अध्ययन से मिल जाती है। उसी तरह अगर हम दाब की अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के जो विभिन्न लेयर हैं वहां पे प्रेशर किस तरह की होती है, तो
तो इससे भी भूगर्भ के बारे में हमें जानने को बहुत सारी कुछ मिलता है। और इन्हीं स्रोतों के आधार पर IUGG ने जो है वो आपको पृथ्वी के विभिन्न परतों को 3 भागों में जो है वो आपको डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पार्ट है आपको भूप्रकृति। तो ये क्लियर है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, चाहे हम भूप्रकृति के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे या हम क्रोड के बारे में पढ़ेंगे, तो इस जानकारी के सोर्स जो है वो पृथ्वी की जो विभिन्न लेयर की जो टेम्परेचर हैं, जो प्रेशर हैं या फिर उनकी डेंसिटी है, उसी तरह जैसे आप भूकंप है, ज्वालामुखी है, इनके अध्ययन से ही हमें भूगर्भ की झांकी देखने को मिलती है, हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ पाने का मौका मिलता है। अब हम लोग बारी बारी से हम लोग विभिन्न जो परत है पृथ्वी के उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो भूप्रकृति, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, सियाल कहते हैं, आप जान ही रहे हैं कि ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। और अगर आप देखेंगे तो ये भंगुर है, एक तरह से ब्रिटल भाग है, मतलब आसानी से टूटने वाला हिस्सा है पृथ्वी का, ठीक है। और क्रस्ट का निर्माण, चूंकि इसको आप सियाल कहते हैं, SIAL, ठीक ना। तो अगर इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक ना, स्मॉल कैपिटल लेटर लिखे गए, चूंकि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन तत्वों को जो है वो सांकेतिक रूप में लिखा गया है जो प्रचुर मात्रा में उस हिस्से में पाए जाते हैं। तो SI मतलब आप ये जान ही रहे हैं कि ये सिलिका है, और अगर हम AL की बात करते हैं तो ये एल्यूमिनियम है। तो पृथ्वी के इस परत में ये क्या चीज है, ये एल्यूमिनियम है। मतलब पृथ्वी के इस परत में, भूप्रकृति में सबसे ऊपरी भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है, ठीक है। और यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स इस आपको स्टेंजा में आप देख पा रहे होंगे कि ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, ब्रिटल है, एक तरह से भंगुर है, ठीक है। और इस हिस्से में आपको सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। इस कारण से पृथ्वी के इस परत को हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं भूप्रकृति की औसत मोटाई की, औसत गहराई की, हालांकि ये आंकड़े अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग दिए जाते हैं। कहीं पे आपको 30 से 40 किलोमीटर के भी आसपास दिए जाते हैं कि भूप्रकृति की औसत मोटाई। लेकिन अगर हम IUGG की बात करें या फिर ऐसे आप कह लें कि आप NCERT को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को, तो ये आंकड़ा आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, विभिन्न एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से कभी कभी जब डेटा जो है वो काफ़ी क्लोजली दे दिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी मदद करते हैं। तो कोई एक निश्चित नहीं है, क्योंकि आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि भूप्रकृति की मोटाई जो है वो हर जगह एक समान नहीं है, ठीक ना। कहीं मोटी है, कहीं उसकी गहराई कम है, कहीं उसकी गहराई अधिक है। लेकिन एक अगर हम एवरेज उसकी डेप्थ की बात करते हैं, एक औसत गहराई की बात करते हैं, तो उसकी औसत गहराई लगभग जो है वो 30 किलोमीटर, या अलग अलग सोर्स में अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 किलोमीटर भी आपको दे दिए जाते हैं, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आते हैं तो हम लोग इसको पिक करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हम भूप्रकृति की बात करते हैं तो अभी हम इसी बात की जिक्र कर रहे थे कि इसकी मोटाई जो है वो हर जगह एक समान नहीं होती है। अगर आप कॉन्टिनेंटल भाग में, अगर आप कॉन्टिनेंटल एरिया में देखेंगे, जो महाद्वीपीय हिस्सा है, जहाँ जहाँ जो महाद्वीप है, स्थल वाले हिस्सा है, तो वहाँ पे क्या होती है, भूप्रकृति की गहराई जो है, उसकी मोटाई जो होती है वो थोड़ी अधिक होती है अपेक्षाकृत जो है, जो ओशियन वाले जो हमारे हिस्से हैं, जो महासागरीय हिस्से हैं। तो महाद्वीपीय हिस्से की जो गहराई होगी, इसकी जो मोटाई होगी, वो महासागरीय हिस्से की अपेक्षा, महासागरों के नीचे की अपेक्षा जो है वो थोड़ी अधिक होती है, ठीक ना। महासागरों में भूप्रकृति की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है, समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। और अगर आप एक चित्र के माध्यम से अगर आप समझने का इस प्रयास करते हैं हम इसको, कि अगर हम पृथ्वी को लेते हैं, अगर हम एक उसके अनुप्रस्थ काट को, पृथ्वी के एक अनुप्रस्थ काट को यहाँ से हम ले लें, ठीक ना। तो ये भूप्रकृति है, और कैसे है ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऐसे जो है, ठीक ना। तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है, ये आपको स्थल भाग है, ठीक ना। ये चट्टाने हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे क्या है, ये चट्टाने हैं, ठीक ना। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है, ये पानी है, ये महासागर है। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे कि अगर हम इसको महाद्वीप कर ले, महाद्वीप, और इसको महासागर कर ले, इसको हम महासागर कर ले,
तो आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखने का प्रयास करेंगे कि ये अगर हम भूप्रपट्टी की मोटाई की बात करते हैं, ठीक ना, भूप्रपट्टी की जब हम मोटाई की बात करेंगे तो कहाँ पे महासागरों में अगर हम देखेंगे ओशियन वाले जो हिस्से होंगे यहाँ पे भूप्रपट्टी की मोटाई जो होगी वो कम होगी। और जब हम कॉन्टिनेंटल एरिया में जाएंगे, महाद्वीपीय एरिया में जाएंगे, जो हमारे विभिन्न महादेश हैं, वहां पे जब हम देखेंगे तो ये क्या होती है कि इसकी गहराई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और वहीं अगर मान लेते हैं कि तो ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम महासागरों में देखेंगे तो महासागरों में भूप्रपट्टी की मोटाई जो है, गहराई जो होती है वो कम होती है। और अगर हम महाद्वीपों में देखते हैं तो भूप्रपट्टी की क्रस्ट की जो है वो लेंथ जो होती है, उसकी डेप्थ जो होती है, वो डेप्थ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाते हैं यदा कदा, ठीक है। कहीं के अगर जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो है, जो टॉप 10 माउंटेन जो है पृथ्वी की, वो प्राय आपको कहाँ पे, हिमालयन जो रीजन है वहां पे आपको पाए जाते हैं। मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वहां पे जो है आपको वर्ल्ड के जो टॉप 10 जो माउंटेन है वहां पे आपको प्राय अधिकांश जो उसमें पीक है, चोटियां हैं, वो आपको वहीं पे देखने को मिलती है। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो अगर हम वहां से फिर नापेंगे कि भूप्रपट्टी की जो है वो डेप्थ कितनी है, तो स्वाभाविक बात है कि वो गहराई जो है ज्यादा होगी। मतलब एक आंकड़े अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एक आंकड़े आपको मिल जाते हैं कभी कभी कि हिमालय श्रृंखला से या हिमालय पर्वतमाला की जो श्रृंखलाएं हैं या जो चोटियां हैं, वहां से अगर हम भूप्रपट्टी की गहराई को मापते हैं तो उसकी गहराई लगभग 70 किलोमीटर। अगर आप इसको देखने का प्रयास करें, यहाँ पे इसी चीज को हमने ये लिखा है कि अगर आप देखेंगे तो महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, लगभग 5 किलोमीटर, और महाद्वीपों के नीचे 30 से 40 किलोमीटर होती है। ये जो आप औसत मोटाई देख रहे हैं ये लगभग कितना होता है, तो ये लगभग आपको लगभग 5 किलोमीटर या कहीं कहीं आपको ये 5 से 10 किलोमीटर आपको दे दिया जाएगा कि महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की ये मोटाई होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, कॉन्टिनेंटल एरिया में देखें, तो यहाँ पे जो औसत गहराई होती है, औसत मोटाई होती है इसकी, अगर इसकी हम बात करें तो ये 30 से 40 किलोमीटर होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं किस चीज की, कि अगर हम हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई की बात करेंगे तो ये एनसीईआरटी आपको ये देखता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, विभिन्न एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यहाँ पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हिमालय श्रृंखला से जो है भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। तो क्लियर है, इतनी सारी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसमें सियाल और मतलब इसको सियाल कहते हैं क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रचुरता होती है। अगर हम इसके औसत गहराई की बात करें, IUGG के आंकड़े की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर है, ठीक ना। वैसे अगर हम सामान्यतः इसकी डेप्थ को देखते हैं तो भूप्रपट्टी की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर है और इसमें असमानता पाई जाती है। ये हर जगह एक समान नहीं होती है। अगर हम ओशियन वाले हिस्से में देखते हैं, महासागरीय हिस्से में देखते हैं, तो वहां पे भूप्रपट्टी की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर के आसपास होती है। वहीं पे अगर हम कॉन्टिनेंटल एरिया में जाके देखते हैं तो वहां पे भूप्रपट्टी की मोटाई जो है वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर होती है। अगर हम हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से भूप्रपट्टी की मोटाई को मापने का प्रयास करते हैं तो लगभग ये 70 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग भूप्रपट्टी के बारे में, कुछ अगले पॉइंट्स को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अगर आप देखेंगे, जो हमने पहले ही कहा है कि भूकंप जो है उनकी जो विभिन्न लहरें होती है या जिसको आप तरंग कहते हैं, जिसको आप वेव कहते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्ग वेव, तो इन तरंगों के वेगों का जब हम अध्ययन करते हैं और खास करके जब हम प्राइमरी वेव का अध्ययन करते हैं तो इससे हमको पृथ्वी के विभिन्न परतों के संरचना के बारे में बहुत सारी बातों को जानने का मौका मिल जाता है। और अगर उसी भूकंपीय वेव के, भूकंपीय लहरों के अंतर के आधार पर अगर हम समझेंगे तो भूप्रपट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। एक ऊपरी भूप्रपट्टी है, ऊपरी क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट है, और एक इनर क्रस्ट है जिसको हम निचली भूप्रपट्टी कहते हैं। यानी भूप्रपट्टी को कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में हम भूप्रपट्टी को बांट देते हैं। और किस आधार पे,
तो भूकंपीय लहरों के आधार पे, भूकंपीय तरंगों के वेग के आधार पे हम क्रस्ट को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हो गया आउटर क्रस्ट और एक हो गया इनर क्रस्ट, मतलब ऊपरी क्रस्ट और भीतरी क्रस्ट। अगर आप ऊपरी क्रस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे पी वेव जो है उनकी जो गति होती है, उनकी जो वेग होती है वो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कहाँ पर? आउटर कोर में, यहाँ पर। और वहीं अगर हम निचले क्रस्ट की बात करें तो निचले क्रस्ट में कितनी? 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आप जरा ठहर के समझने का प्रयास करें कि आउटर क्रस्ट में, ऊपरी क्रस्ट में भूकंप के वी वेव की जो वेग है वो 6.1 किलोमीटर जो पर सेकेंड है, और निचले कोर में जो निचले क्रस्ट में अगर हम देखते हैं तो वहां पर 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे पी तरंग की वेग अधिक है, तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि आप समझ सकते हैं कि ऊपरी भूपर्पटी थोड़ी और भी ज्यादा ब्रिटल है, वहां पे तो वो थोड़ा मुलायम है। जबकि अगर हम इनर क्रस्ट की बात करेंगे तो इनर क्रस्ट अपेक्षाकृत क्या है, वो अधिक ठोस होगा, वो अधिक कठोर होगा, क्योंकि वेव जो होगी, भूकंप की जो वेव होती है उसकी वेग कहाँ पे अधिक होती है? जो जितना ज्यादा ठोस है वहां पे आपको क्या दिखाई पड़ेगी कि जो भूकंपीय वेव है उनकी जो गति होगी वो ज्यादा होगी, या जहां पे धात्विक पदार्थों की प्रचुरता होगी वहां पे भूकंप की तरंगों की गति जो है वो और ज्यादा अधिक होती है, ठीक ना। तो अगर हम आउटर क्रस्ट में देखते हैं तो कितना है? 6.1 है, और अगर हम इनर क्रस्ट में देखते हैं तो 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा जो निचली क्रस्ट है, भीतरी क्रस्ट है, वो अधिक कठोर है, ठीक ना। ऊपरी क्रस्ट जो है वो अपेक्षाकृत जो है कम कठोर है। हम इसके घनत्व की बात करें तो ऊपरी क्रस्ट की अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो 2.8, या अलग अलग सोर्स में कहीं कहीं 2.9 भी आपको मिल जाते हैं। तो 2.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसके यहाँ पे आउटर क्रस्ट में अगर इसकी हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी की, तो ये 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की ओर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर हम निचले क्रस्ट की बात करते हैं तो वहां पे घनत्व तो लगभग कितनी है? ये आउटर, अगर हम यहाँ पे डेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी जो है वो आपको 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो हम घनत्व में भी अंतर देख रहे हैं। ऊपरी क्रस्ट में घनत्व जो है वो आपको वहां पे डेंसिटी 2.8 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब है, और अगर हम इनर क्रस्ट की बात करते हैं तो लगभग 3 के आसपास चली जाती है। तो हम इससे समझ पा रहे हैं कि जो भीतर वाले जो एरिया है वहां पे जो है वो थोड़ा भारी भी होगा, ठीक है। घनत्व तो आप लोग डेंसिटी को मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। घनत्व तो क्या है कि अगर जैसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर, अगर हम एक घन बना लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर डेप्थ में, गहराई में, 1 सेंटीमीटर लंबाई में, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 1 सेंटीमीटर गहराई में कोई पदार्थ कितनी मात्रा में है वो वही कहलाती है, उसकी डेंसिटी कहलाती है, घनत्व कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2.8 ग्राम है, और जो इनर एरिया में जब हम जाते हैं वहां पे इनर क्रस्ट में देखते हैं तो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इससे पता चलता है कि जो भीतरी क्रस्ट है वो आपको अपेक्षाकृत थोड़ा सा भारी है, किसके? तो ऊपरी क्रस्ट के, आउटर क्रस्ट से। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये आप जो देखते हैं कि ऊपरी क्रस्ट की जो डेंसिटी है और जो निचले क्रस्ट की जो डेंसिटी है, उसके डेंसिटी में जो ये आपको एक अंतर दिखाई पड़ रहा है, एक जो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये 3.0 है, ये 2.8 है। तो ये अंतर जो है घनत्व संबंधी जो ये असंबद्धता है, ये डिसकंटिन्यूटी है, इस डिसकंटिन्यूटी को जो है वो आप देखिएगा कि इसको क्या कहा जाता है? टोन रॉड कहा जाता है। मतलब अगर आप ऐसे समझने का प्रयास करें कि जैसे कि आपको ये आपका भूपर्पटीय क्रस्ट हो गया, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो आउटर क्रस्ट है और जो आपको इनर क्रस्ट है, मतलब जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, उनके घनत्वों के बीच आपको एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। या फिर हम देखेंगे कि जो आउटर कोर है और जो इनर कोर है उनके बीच भी जो है वो एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है घनत्व के संबंधित, यानी कि जो उनकी डेंसिटी है उन परतों की, उनमें एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसको कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही अहम एक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और बहुत ही जरूरत हो जाती है।
बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट जो है इसके बीच के इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ओशियन वाला हिस्सा है, ये हमारा जो है वो कॉन्टिनेंटल हिस्सा है। और ये हम अगर इसको दो परतों में बांट दे, अगर हम इसको एक ऊपरी परत कर दे, ये इसको ऊपरी भूप्रपट्टी कर दे, या इसको हम दो भागों में बांट दे, ठीक ना। अगर हम इसको ऊपरी क्रस्ट कहें, ऊपरी क्रस्ट, और फिर अगर इसको हम निचली क्रस्ट कह दें, तो यहां पर जो ये डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, दरअसल इस डिसकंटिन्यूटी को एक विशेष नाम से जानते हैं और ये कहलाता है कोनराड। इसको हम कहते हैं कोनराड, या इसको अलग अलग सोर्स में कहीं कोनार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो आउटर क्रस्ट है और जो इनर क्रस्ट है उसके बीच जो डेंसिटी की डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कोनार्ड के नाम से या उसको हम कोनराड के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की जो दूसरी लेयर है, अगर उस दूसरी लेयर की हम बात करें, ठीक है, यानी मेंटल की, तो यहां से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसको हम समझने का जरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यही बात है कि मेंटल को अगर हम देखें, भूगर्भ में अगर हम झांकने का प्रयास करें, तो हम जानते ही है कि मेंटल जो है वो पृथ्वी की जो है वो दूसरी लेयर है। मतलब अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो शुरू में ही हम लोगों ने देखा कि सियाल, सीमा, निफ, या फिर हम लोग उसको भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर, इस तीन भागों में हम बांट लेते हैं। तो अगर हम मेंटल को देखेंगे तो मेंटल क्या चीज है, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे समझ ले तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच एक डिसकंटिन्यूटी है, कोनराड है। कोनराड के बाद आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो होगा ये आपको निचली क्रस्ट होगी। अब निचली क्रस्ट के बाद मेंटल शुरू होगा, तो निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच भी घनत्व की एक डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मेंटल को देखते हैं, जैसे क्रस्ट के निचले परत में भूकंपीय लहरों की गति को अगर आप देखेंगे तो अचानक से 7.9 से लेकर 8.1 जो है किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। हमने पहले भी कहा था कि पृथ्वी के इन संरचनाओं का, पृथ्वी के इन परतों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भूकंप की जो विभिन्न जो वेव है, जो प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, जो लॉन्ग वेव है, उसका अपना एक बहुत ही अहम जो है वो एक स्रोत है जिससे हम पृथ्वी के इन परतों को जान पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पी वेव की जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो वेग होती है, वो अचानक से 7.9 से लेकर 8.1 हो जाती है। मतलब इसमें आपको दिखाई पड़ेगी कि एक डिसकंटिन्यूटी दिखाई पड़ेगी, और इस डिसकंटिन्यूटी की खोज एक रूसी वैज्ञानिक है, आपको मोहरोविकिक ने इस डिसकंटिन्यूटी की खोज की थी। इसलिए इसको कहा जाता है मोहो असंबद्धता। आराम से, इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से एक डायग्राम खींची जाए और उस डायग्राम के मदद से समझने का प्रयास किया जाए। ये आप समझ रहे हैं कि ये हमारा भूप्रपट्टी हो गया, जिसमें ये आपको कॉन्टिनेंटल भाग हो गया, ये हमारा कॉन्टिनेंटल भाग हो गया, महाद्वीप हो गया, और ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा जो है ये महासागरीय हिस्सा, ओशियन वाला हिस्सा है, ये हमारे महासागर हो गए, ये महासागर है। हमने क्रस्ट को क्या किया है, दो भागों में बांट दिया। अगर आप देखेंगे क्रस्ट की मोटाई को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो हम जान ही रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल भाग में महाद्वीपों की जो गहराई है, इसकी जो डेप्थ है वो अधिक होती है, ठीक ना, और महासागरीय हिस्से में कम होती है। इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। अब इसको हम लोग दो भागों में बांट लिए, ऊपरी क्रस्ट हो गया, ये निचली क्रस्ट हो गया, ये निचली क्रस्ट हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि 2900 किलोमीटर की, यानी निचली क्रस्ट की जो ये सीमा रेखा हो गई, ठीक ना, यहां से लेकर 2900 किलोमीटर तक का जो रेंज है, 2900 किलोमीटर तक का, इसको कहा जाता है मेंटल। मतलब मेंटल पृथ्वी का दूसरी परत है
और ये सबसे बड़ा हिस्सा भी है। हम देखेंगे कि आयतन के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से भी पृथ्वी की संरचना का सबसे लार्जर पार्ट है। तो चूंकि अगर आप यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या को देखते चले जाए तो आप देखेंगे भूप्रपट्टी के बाद जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा है मेंटल। और यहाँ पे ये इस हिस्सा की शुरुआत एक डिस्कंटिन्यूटी से होगी। जैसे यहाँ पे एक डिस्कंटिन्यूटी है जिसका नाम हमने क्या दिया था, इसका नाम हमने कोनराड रखा था। इसका नाम क्या है, कोनराड है। और फिर ये जो है इसको कहते हैं मोहो असंबद्धता, मोह, जिसकी खोज मोहरोविकिक ने किया था, जो रूस के वैज्ञानिक थे। तो उसके बाद का जो ये परत आप दिखाई पड़ रहा है, ये आपको मेंटल है। तो क्वेश्चन कई तरह से आपसे पूछे जाएंगे कि जो मोह असंबद्धता है या असंतात्यता है, या जिसको हम लोग मोह डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, वो कहाँ पर है। तो मोह डिस्कंटिन्यूटी हम कह सकते हैं कि किसके बीच है, क्रस्ट और मेंटल के बीच है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इनर क्रस्ट है और जो मेंटल है उसके बीच जो है वो मोह डिस्कंटिन्यूटी है। या हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि मेंटल को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। और जब 2 भागों में हम इसको बांटेंगे तो ये एक ऊपरी मेंटल होगा, एक निचली मेंटल होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको मोह कहते हैं। आ रही होगी बात समझ में। तो यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो मोह असंबद्धता है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके किसके बीच है ये निचली क्रस्ट एवं मेंटल के बीच है, मेंटल के बीच। या इसी चीज को हम ऐसे कह सकते हैं कि निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के बीच है, ऊपरी मेंटल के बीच है। या हम सीधे कह सकते हैं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच, भूप्रपट्टी और सीमा के बीच जो है, मेंटल के बीच जो है वो मोह असंबद्धता, मोह डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। अगर आप आयतन को समझने का प्रयास करेंगे तो पृथ्वी के आयतन का लगभग 83%, पूरी पृथ्वी की आयतन का 83% और लगभग आपको 68% इसका द्रव्यमान है। आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के ये सबसे लार्जर हिस्सा हो गया। मतलब पृथ्वी की जो तीनों परत है उसमें ये सबसे बड़ी परत है। अगर इसके आयतन को हम देखते हैं मेंटल की तो ये 83% है, और इसकी द्रव्यमान को देखेंगे तो 68%। कहीं कहीं डिफरेंस सोर्स में ये आपको 67% भी देखने को मिल जाता है, 67%, ठीक ना। मतलब मेंटल और क्रोड मिला दीजिए तो 99% जो है वो आपको लगभग पृथ्वी की संरचना हो जाती है। 1% जो है मेनली हम जो है वो भूप्रपट्टी को या क्रस्ट को वहां पे मेंशन करते हैं। तो डिफरेंस सोर्स में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। किसी आप सोर्स में देखेंगे, तलाशेंगे तो आपको 67% आपको इसका द्रव्यमान दिखाई पड़ेगा, कहीं कहीं आपको ये 68% दे देता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये आंकड़े सामान्यतः पूछे नहीं जाते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अगर आप मेंटल को देखेंगे तो मेंटल को आप लोग जान ही रहे हैं कि मेंटल को कहते हैं SIMA, सीमा। जैसे हम भूप्रपट्टी को सियाल कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो इसमें SI है, SI सिलिका है, और Na जो है ये मैग्नीशियम है। तो इसमें क्या होता है कि सिलिका और मैग्नीशियम जैसे जो तत्व हैं, जो खनिज हैं, उनकी प्रचुरता पाई जाती है। इसीलिए मेंटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हम भूप्रपट्टी को किस नाम से जानते हैं, सियाल के नाम से जानते हैं, उसी तरह हम लोग मेंटल को जो है वो सीमा के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि इन सारी चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से दोहराने का प्रयास करते हैं कि अगर हम मेंटल को देखें तो पृथ्वी की दूसरी परत है। पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 67 से 68% हिस्सा है। और अगर हम आयतन के दृष्टिकोण से देखें तो आयतन के दृष्टिकोण से कितना है ये, तो लगभग 83% है। और अगर आप इसकी डेप्थ की बात करते हैं तो ये कहां से शुरू होती है, मोह डिस्कंटिन्यूटी से शुरू होती है। और मोह डिस्कंटिन्यूटी से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये जो है वो मेंटल की परत है। मोह डिस्कंटिन्यूटी कहां पे है, तो निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको मोह डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग।
अब यही बात है कि मेंटल को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। अगर हम मेंटल को समझने का प्रयास करें, फिर से अगर हम इस चीज को बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, तो अब केवल समझना है कि ये ऊपरी क्रस्ट है, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट के बाद फिर ये निचली क्रस्ट होगी, ऐसे समझ लीजिए। ये ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट है। ऐसे नहीं है, चूंकि कहीं पे चट्टान भी है, कहीं पे आपको ओशियन भी है, तो इसमें आपको गहराई में केवल आपके समझने के ख्याल से बना दे रहे हैं। और अगर आप मेंटल को देखते हैं तो 2900 तक ये यहां से लेके यहां तक ये मेंटल है, इसको दो भाग में बांट दीजिए। अगर आप देखेंगे तो 30 किलोमीटर की गहराई के बाद लगभग 700 किलोमीटर की ये ऊपरी मेंटल है और ये निचली मेंटल है। ये है ऊपरी मेंटल और यहां पर जो देखेंगे ये निचली मेंटल, निचली मेंटल, ठीक ना। तो इसके बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको कहा जाता है क्या चीज, इसको कहा जाता है कोन रॉड। इसको कहते हैं हम लोग कोन रॉड, जो किसके किसके बीच है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच। और फिर देखेंगे कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको कहा जाता है मोह। इसको कहते हैं मोह असंबद्धता, मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये आपका ऊपरी, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपरी मेंटल है जो छायांकित हिस्सा है। और अगर आप निचली मेंटल की बात करेंगे तो ये जो आप हिस्सा देख पा रहे होंगे ये हमारा निचली मेंटल है। तो ऊपरी मेंटल जो है, अगर हम ऊपरी मेंटल को समझने का प्रयास करेंगे तो ऊपरी मेंटल को कहा जाता है दुर्बलता मंडल। स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आपके परीक्षा में कभी कभी ये सीधे शब्द आपको लिख दिए जाएंगे, स्टेनोस्फीयर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ऊपरी मेंटल जो है, अगर इस परत की हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे ऊपरी मेंटल में, इस परत में आप देखेंगे कि चूंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, बार बार हमने इस बात का जिक्र किया है कि पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो काफी मददगार होता है। और ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है तो उससे एक लावा निकलता है। वो लावा जो है वो आप देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर आकर जो है वो जम जाती है, ठंडी हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी कंडीशन आते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा होते हैं वो भूमि के नीचे भी जम जाते हैं और अलग अलग तरह के चट्टानों का निर्माण करते हैं। जो आप ज्योग्राफी में जब आप चट्टान टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको दिखाई पड़ता है कि कुछ चट्टान जो है वो पृथ्वी के तल के नीचे ही जम जाते हैं, ठीक ना, कुछ ऊपर में आके जमते हैं। तो ये सब आपको दिखाई पड़ेगी। तो ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। हालांकि वही पदार्थ जब पृथ्वी के तल में पिघले हुए अवस्था में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्मा कहाँ पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्मा कहाँ पाया जाता है। तो मैग्मा जो है वो ऊपरी मेंटल में पाया जाता है, जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसी हिस्से में मैग्मा है। तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है तो ये मैग्मा जो बाहर निकलती है, जब आप देखेंगे कि एक वोल्केनो जो है, वोल्केनो कहते हैं ज्वालामुखी को, जब ये विस्फोट होगा यहाँ से, अब ये लावा फैलेगा पृथ्वी पर, ठीक ना। तो ये लावा कहाँ से निकलता है, तो इस लावा का सोर्स जो है ये ऊपरी मेंटल ही है, जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि लावा और मैग्मा में सिर्फ इतना ही डिफरेंसेज है कि जब पृथ्वी के तल के नीचे है वो पिघला हुआ पदार्थ तो मैग्मा कहलाता है, और जब वही पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लोग लावा कहते हैं। और वो मैग्मा कहाँ पे है, तो वो मैग्मा ऊपरी मेंटल में है, यानी दुर्बलता मंडल में है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। दुर्बलता मंडल, इसे निम्न गति का मंडल, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, या इसको हम लोग लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जब हम पृथ्वी के प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे जो आपस में गति करते हैं, उनमें दो तरह की गतियां होती है। एक अभिसारी गति होती है और अपसारी गति होती है। जब वो प्लेट एक दूसरे की ओर आते हैं तो इसको अभिसारी गति कहते हैं, और जब वो प्लेट एक दूसरे से दूर हटते हैं जिससे भूकंप होते हैं तो उसको हम लोग अपसारी गति कहते हैं।
तो दरअसल इस परत में आप लोग देखेंगे कि ये जो दुर्बलता मंडल है, इसमें परत जो है वो गति करते हैं। पृथ्वी के जो विभिन्न लेयर हैं वो लेयर गति करते हैं, उनमें दो तरह की गतियां पाई जाती है। इसलिए भी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग निम्न गति का मंडल करते हैं, लो वेलोसिटी जोन करते हैं, या जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊपरी मंडल को हम लोग दुर्बलता मंडल कहेंगे, स्टेनोस्फीयर कहेंगे, या इसी को हम लोग जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहेंगे, और मैग्मा जो होता है वो इसी मंडल में पाए जाते हैं। अब आइए कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, अब यहां से अगर आप देखेंगे, फिर से एक बार रिटर्न बैक आ रहे हैं यहां पर, अब देखने की जरूरत है कि ये जो लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को कोनराड कहते हैं। ये एक डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोहो कहते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इसमें भी घनत्व की एक डिसकंटिन्यूटी दिखाई पड़ेगी। तो ये जो परत है जिससे ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल अलग हो जाएगी, इसको भी एक विशेष नाम से जानते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं रेपिटी। इसको हम लोग कहते हैं रेपिटी असंबद्धता, यानी रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। तो अगर हम निचली मेंटल की बात करें तो निचली मेंटल की शुरुआत कहां से होगी, तो निचली मेंटल की शुरुआत आपको इस रेपिटी असंबद्धता से, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी के बाद 2900 किलोमीटर की गहराई तक, कहां तक, ये निचली क्रोड है। और अगर हम ऊपरी क्रोड, ऊपरी मेंटल की डेप्थ की बात करें कि ये कितना होता है, तो ये अब इस परत की अगर हम बात करें तो ये सामान्यतः 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक, निचली ऊपरी मेंटल 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, और निचली मेंटल फिर 700 किलोमीटर से हो गया कहां तक, 2900 किलोमीटर, ये निचली मेंटल है। इस डिसकंटिन्यूटी को कोनराड कहते हैं, ये मोहो है, और ये रेपिटी है। अब अगर हम देखें निचले मेंटल की बात करें तो निचली मेंटल रेपिटी असंबद्धता से प्रारंभ होती है और कहां तक, लगभग 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और सबसे अहम बात कि इसी निचली मेंटल को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, यानी मध्य मंडल के नाम से जानते हैं इसको। ऊपरी मेंटल को दुर्बलता मंडल यानी स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, या उसी को हम लोग जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहते हैं। जबकि निचली मेंटल की हम बात करें तो निचली मेंटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मध्य मंडल के नाम से, या इसको हम लोग मेसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बनते हैं, और किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसे ध्यान रखने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां से एक प्रश्न आपको, ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान जो लावा निकलता है, जो मैग्मा होती है, वो पृथ्वी के किस परत में पाई जाती है, कहां से निकलती है। तो ये प्रश्न भी कई दफे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेनोस्फीयर से ही निकलती है, यानी दुर्बलता मंडल से निकलती है। अब अगर आप देखने का प्रयास करेंगे इस चीज को, तो ये यहां तक है 700 किलोमीटर तक। तो पृथ्वी के ऊपर से 700 किलोमीटर तक अगर आप देखते हैं तो ये आपको जो है, ये ऊपरी क्रस्ट है, निचली क्रस्ट है, और ये ऊपरी मेंटल है। अगर हम यहाँ पे केवल 200 किलोमीटर तक ले, 100 से 200 किलोमीटर तक, मतलब अगर आप ऐसे समझ ले कि पूरा का पूरा ये जो क्रस्ट है और ऊपर के मेंटल का कुछ हिस्सा, यानी कि सतह से लेके लगभग 200 किलोमीटर तक, सतह से लेके लगभग 200 किलोमीटर तक, भूप्रपट्टी से 200 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है उसी को कहा जाता है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग फ्लोट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, स्थल मंडल के कहने का क्या सेंस बनता है। स्थल मंडल का सामान्य सेंस भूप्रपट्टी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्राय ऐसे समझ लेते हैं कि भूप्रपट्टी और स्थल मंडल को हम लोग जो है एक ही तरह से समझने का प्रयास कर लेते हैं। भूप्रपट्टी स्थल मंडल का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम स्थल मंडल की गहराई की बात करेंगे तो स्थल मंडल की गहराई जो है वो आपको सामान्यतः भूप्रपट्टी से 200 किलोमीटर तक, कम से कम 100 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसको कहा जाता है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल को समझते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है कि भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी समझ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्रस्ट कहते हैं। और मेंटल का ऊपरी भाग, या ऐसे कह लीजिए कि ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, पूरा ऊपरी मेंटल भी नहीं, क्योंकि पूरा ऊपरी मेंटल का मतलब हो गया 700 किलोमीटर की गहराई तक, वहां तक नहीं। ऊपरी मेंटल का कुछ ऊपरी हिस्सा जो अगर हम ले लें तो वो भाग मिलके क्या बनाता है, लिथोस्फीयर बनाता है, जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनेगा कि स्थल मंडल में कौन सब शामिल हो गया, तो ऊपरी क्रस्ट है, निचली क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, ठीक ना। अगर गहराई की हम बात करेंगे, इसको हम देखेंगे तो 200 किलोमीटर की गहराई तक ये जो है लिथोस्फीयर का क्षेत्र माना जाता है, ठीक ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि हमने पहले भी कहा था, एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम स्थल मंडल का निर्माण करेंगे तो हमारा स्थल मंडल जो है, अगर हम इस रेंज को लेते हैं स्थल मंडल को, ये हमारा हिस्सा जो है ये कॉन्टिनेंटल एरिया, ये महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग है। और यहां पर अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ हिस्से में जल है, पानी है, ओशियन वाला हिस्सा है हमारा, यानी ये महासागरीय हिस्सा है, महासागरीय भाग है। तो अगर आप स्थल मंडल को देखेंगे तो महासागर के नीचे इसकी गहराई जो है वो कम है, जबकि अगर हम कहां पे देखेंगे, कॉन्टिनेंटल भाग में देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल भाग में इसकी गहराई जो है, ये जो डेप्थ है ये आपको ज्यादा मिलेगी। और महासागरीय भाग में स्थल मंडल, चूंकि आप क्या देख रहे हैं कि ये स्थल मंडल ऐसे छोटा हो जाएगा, इसकी गहराई यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एवरेज रूप से तो हम जानते हैं कि स्थल मंडल 200 किलोमीटर की गहराई तक होगा, लेकिन स्थल मंडल की गहराई हर जगह एक समान नहीं होती है। हमें ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि महाद्वीपीय हिस्से में स्थल मंडल की गहराई जो होगी, उसकी मोटाई जो होगी वो ज्यादा होगी, और महासागरीय भाग में अगर हम देखेंगे, ओशियन वाले हिस्से में देखेंगे तो उसकी गहराई प्रायः जो होती है वो कम होती है, ठीक ना। पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो और भी ज्यादा आपको इसकी स्थल मंडल की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना निहायत जरूरी है, इस बात को कि महाद्वीपीय परत जो होती है और महासागरीय परत, स्थल मंडल के दो हिस्से हो गए। स्थल मंडल को अगर आप देखेंगे, लिथोस्फीयर को अगर आप देखेंगे स्थल मंडल, तो इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक महासागरीय, महासागरीय परत और एक हो गया महाद्वीपीय परत, महाद्वीपीय परत। तो महाद्वीपीय परत को अगर हम देखेंगे तो ये परत मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है, और अगर इस परत की बात करेंगे तो ये मेनली बेसाल्ट की बनी है। और चट्टान टॉपिक को आप लोग पढ़ चुके हैं तो वहां पे इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर हम देखेंगे कि दोनों ही स्थल मंडल के मतलब महाद्वीपीय परत वाले हिस्से को हम समझने का प्रयास करें और महासागरीय परत के नीचे जो मोटाई है, जो जमीन है, तो यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि महासागरीय परत के नीचे जो परत है वो आपको ज्यादा कठोर है, वो बेसाल्ट की बनी हुई है। और ये जब आप देखेंगे महाद्वीपीय परत जो मुख्यतः किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है, जिसकी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो होती है इसकी डेंसिटी होती है। वहीं पे अगर हम महासागरीय हिस्से में देखेंगे तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। मतलब अगर दोनों के घनत्व में देखेंगे तो किसका घनत्व ज्यादा है, महासागरीय परत का जो घनत्व है उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा, मतलब वो भारी है, वो कठोर है, ठीक ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी प्रश्न जो है वो बनाए जा सकते हैं और वहां पे आपके फंसने की संभावना ज्यादा बन जाती है। ऑब्जेक्टिव में जो छोटे एग्जामिनेशन होते हैं या फिर आप देखेंगे कि बिहार एसआई की एग्जामिनेशन संभावित है निकट भविष्य में होने वाली है, तो वहां पे उस प्रश्न वो जो एग्जामिनेशन है उसकी जो प्रकृति है जिसमें बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल टाइप के प्रश्न जो है, फैक्ट प्रश्न जो है वहां पे पूछे जाते हैं। तो ऐसे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से या फिर कभी कभी आप जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहां भी प्राय जब आप एसएसटी के पेपर को देखेंगे, साइंस वाले सेक्शन थोड़े अलग टाइप से प्रश्न रहते हैं, लेकिन जब आप वहां पे जीके को देखेंगे, एसएसटी वाले हिस्से को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं बिल्कुल जो है फैक्चुअल नेचर के वो प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो वहां पे ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि महासागर वाला जो हिस्सा होगा वो बेसाल्ट की बनी होती है, महाद्वीपीय हिस्सा जो होती है वो ग्रेनाइट की बनी होती है,
महाद्वीपीय परत की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। वहीं पे अगर हम महासागरीय परत की डेंसिटी की बात करेंगे तो 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि स्थल मंडल को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डॉट्स, कोई प्रश्न आपके ध्यान में उभर रहे हों तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करेंगे, बताएंगे। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो यथासंभव जो है वो प्रयास करके वो आपके प्रश्नों के, आपके डाउट्स जो है उसको क्लियर कर दिए जाए, उसको बता दिए जाए। ठीक ना, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई कर पाए। ठीक ना, और जैसा कि हम बहुत बार कहते हैं कि अगर आप इस क्लास को गंभीरता से ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस सेक्शन से कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं होंगे सामान्यतः जो प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। इसलिए क्लास अगर पसंद आ रही हो तो इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक ना, अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये क्लास पहुंच पाए, वो बच्चे लाभान्वित हो सके। और बेल आइकॉन की बटन भी दबा लें। चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की बटन दबा लें ताकि हमारे जो वीडियोज की अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहे। जिन्हें ये क्लास पसंद आती है तो उनके लिए, उनसे अपेक्षाएं भी थोड़ी अधिक होगी इस परिवार को कि हमारे इस वीडियोज को, इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो हमारे क्लास पहुंच सके। और आपके प्यार, स्नेह, सहयोग से ही हमें जो है वो एक तरह से एनर्जी मिलती है, तभी हम आप बेहतर कंटेंट के साथ जो है आपके सामने जो है वो आते रहेंगे नियमित रूप से। फिलहाल हम लोग चलते हैं, स्थल मंडल को हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग कोर को समझने का प्रयास करते हैं, कोर या क्रोड। ठीक है, तो हमारा अगला हिस्सा है कोर, या इसी को कहते हैं क्रोड, इसी को कहा जाता है क्रोड। ठीक है, अब फिर से इस चित्र के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपको क्या हो गया, यहां तक जो है ये मेंटल हो गया। यहां के बाद क्रोड शुरू होगी। तो यहां के बाद जब क्रोड शुरू होगी तो यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, एक असंबद्धता पाया जाएगा, और ये असंबद्धता कहलाता है, ये जो आप देखें इसको कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसको हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। अशांतता भी लिखा रहता, ठीक ना, असंबद्धता के बदले, या अंग्रेजी में डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। प्रश्न आपसे उलझा के पूछे जाएंगे कि गुटेनबर्ग जो है वो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, तो आप समझ सकते हैं कि ये निचली मेंटल और क्रोड के बीच है। आप ऐसे कह सकते हैं कि मेंटल और क्रोड के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, या निचली मेंटल और क्रोड के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम लोग गुटेनबर्ग कहेंगे। या ऐसे कह ले कि अगर हम क्रोड को भी दो भाग में बांट लेंगे, एक ऊपरी क्रोड होगा, आउटर क्रोड होगा, और एक निचली क्रोड होगा, जब हम इसको देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि गुटेनबर्ग कहां पर है। गुटेनबर्ग ये आपका ऊपरी क्रोड है, ऊपरी क्रोड, और ये हमारा निचली क्रोड है। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता कहां पे है, ऊपरी निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में है, और ये जो डिसकंटिन्यूटी होगा ये लेहमैन होगा, इसको कहते हैं लेहमैन। यानी पहला डिसकंटिन्यूटी है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच, जिसको हम लोग कहेंगे कोनराड। दूसरी डिसकंटिन्यूटी जो है वो अगर आप देखेंगे तो सियाल और सीमा के बीच है, या आप कह सकते हैं निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में है, जिसको कहते हैं मोह, इसको कहते हैं मोह। और फिर तीसरी को अगर हम देखेंगे तो किसके किसके बीच है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच है, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रेपिटी। और फिर देखेंगे कि ये जो चौथा डिसकंटिन्यूटी है जो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच है, इसको कहते हैं गुटेनबर्ग, और ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच जो है उसको हम लोग कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। तो अब हम लोग इस क्रोड को समझ ले, हमारी ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी फिर कि क्रोड कहां से, निचले मेंटल के आधार पर,
अब यहाँ पी तरंगों की गति में वृद्धि हो जाएगी 13.6। याद कीजिए, प्राइमरी वेव की गति हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि अगर हम जैसे वहां पे भूपटपट्टी पे देखे थे तो जो प्राइमरी वेव है उसकी जो वेग थी वो कम थी। जब आप थोड़ा अंदर आए थे, कहाँ पे, भूपटपट्टी की जो दूसरी परत है, निचली भूपटपट्टी में आए थे, तो प्राइमरी जो वेव है उसकी वेग जो है बढ़ जाती है। तो ये बढ़ती चली जाती है, जिससे पता चलता रहता है कि अंदर का हिस्सा जो है वो ज्यादा कठोर है, वहां पर घनत्व जो है वो ज्यादा पाई जाती है, थोड़ा भारी तत्वों से बना हुआ है। तो पृथ्वी की कोर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा भारी तत्वों से पृथ्वी का कोर ही बना है। आमतौर पे पृथ्वी का कोर जो है वो धात्विक पदार्थों का बना हुआ है। अब देखेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग नीफे कहते हैं, NiFe, ठीक ना, मतलब Ni ये निकेल है और Fe फेरस है, आयरन है, लोहा। तो निकेल और लोहा जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इस परत को नीफे भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से निकेल पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसलिए नीफे कहते हैं। और ये परत जो है, जब हम इस परत की बात करेंगे, कोर की बात करेंगे, क्रोड की बात करेंगे, तो ये प्रायः कठोर होगा, धात्विक पदार्थ का बना हुआ होगा। और इसलिए इसमें पी वेव की, जब आप वेलोसिटी की बात करते हैं, पी तरंग के वेग की बात करते हैं, तो पी तरंग की वेग जो होती है लगभग 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, मतलब घनत्व में जो ये अचानक परिवर्तन होता है, जो हम बताएं कहाँ से शुरू होती है, गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता या गुटेनबर्ग असंबद्धता अशांतता के नाम से भी ये जानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। और कहाँ तक, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता ही होगा कि कितनी है, 6370। तो आप जान रहे हैं 2900 किलोमीटर तक, यहां तक क्या मेंटल है, यहां से लेके 6370 या अलग अलग सोर्स, कहीं 6371 किलोमीटर भी दे दिए जाते हैं, कहीं 6378 किलोमीटर भी दे दिए जाते हैं। तो उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, तो अलग अलग सोर्स में, ठीक ना, अगर आप NCERT को फॉलो करते हैं तो ध्यान रखेंगे वहां पे 6370 किलोमीटर ही दिया जाता है, ठीक ना। अगर आप कुछ अन्य सोर्स को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि कहीं कहीं पे ये 6371 किलोमीटर दिया जाएगा, या कुछ डिफरेंस सोर्स को अगर खंगाले तो वहां पे 6378 किलोमीटर भी इसकी गहराई जो है 6378 किलोमीटर उसकी गहराई दी गई रहती है। तो इन आंकड़ों में नहीं फंसना, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कहां से 2900 से लेके 6300 तक। तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये कहां से कहां तक है, क्रोड कहां से कहां तक है, ये आपको 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक, ठीक ना। ये 2900 से 6370 भी दिया जाएगा, 71 भी दे दिया जाता है। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा नहीं फंसेंगे। निकेल और लोहा से बनी हुई है, ठीक ना, जिसको हम लोग नीफे कहते हैं। और ये बता ही चुके हैं कि अगर हम इसके द्रव्यमान और आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन कितना है, पृथ्वी के आयतन का 16% है। याद कीजिए, मेंटल कितना था, 83% था। क्रोड कितनी है, 16% है। कितनी हो गई, 99% हो गया। यानी केवल 1% आयतन ही जो है वो आपको किसका है, जो भूपटपट्टी है, भूपटपट्टी, ये होगी इसका आयतन 1%। अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो ये 32% है। अगर हम कोर का द्रव्यमान पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन सर, तो ये 32% है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 32%। वहीं अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल का द्रव्यमान अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितने, 67% है। दोनों मिला के कितने हो गए, 99% हो गए। यानी 1% जो बचता है भूपटपट्टी का द्रव्यमान, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का महज 1% है, केवल 1%। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये आंकड़े ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक जाता है और इसको क्या कहा जाता है, बेरिस्फीयर के भी नाम से जानते हैं हम लोग। क्रोड को किस नाम से जानते हैं, बेरिस्फीयर। और ये पॉपुलर है, ये इस बीच में कुछ जो परीक्षाएं हुई है वहां पे आपको बेरिस्फीयर शब्द देखने को मिल जाती है। तो नाम संबंधी जो ये डिफरेंसेज है इसको एकदम से ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
और अगर इसकी तापमान की बात करते हैं तो तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होती है। घनत्व जो है वो 13 ग्राम। इसकी अगर घनत्व की बात करेंगे हम तो घनत्व कितनी होती है, निचले कोर में जब जाएंगे तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको कहते हैं यहाँ तक पाई जाती है। तो फिर से एक बार कोर को समझते हैं कि भूकंपीय तरंग जो है पी वेव की गति इसमें अचानक बढ़ के 13.6 तक हो जाती है, ठीक ना। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये कहाँ से शुरू होता है, कोर जो है वो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से शुरू होती है और कहाँ तक 2900 से लेके अगर हम इसको शुरू करते हैं तो पूरी क्रोड की बात करेंगे तो 6371 किलोमीटर तक जो है क्रोड की गहराई होती है। इसको हम लोग नीफे के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें लोहा और निकल जैसे तत्वों की जो है वो बहुलता पाई जाती है। इस परत को हम बेरिस्फीयर के भी नाम से जानते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसको हम क्या करते हैं, कोर को दो भाग में बांटते हैं, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। अगर हम बाह्य कोर को देखेंगे तो 2900 से 5150 तक, मतलब अगर आप इस चित्र में समझने का प्रयास करें, यहाँ पर 2900 से लेके यहाँ तक मेंटल है और 2900 से लेके 5150 किलोमीटर तक ये आपको ऊपरी कोर है। दर्जनों बार ये प्रश्न पूछे गए हैं जो बाह्य कोर से आउटर कोर से पूछे जाते हैं कि इसमें एस वेव, याद कीजिए भूकंप की जो द्वितीयक तरंग है, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव है, ये द्वितीयक तरंग है, द्वितीयक तरंग है, ये द्वितीयक तरंग। इसको कहते हैं द्वितीयक तरंग यानी सेकेंडरी वेव। तो सेकेंडरी वेव जो है वो आउटर कोर में प्रवेश नहीं कर पाती है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इसका क्या मतलब है, अगर हम आउटर कोर को देखेंगे तो जो बाहरी कोर है, ये कोर जो है ये हिस्सा द्रव अवस्था में पाया जाता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये जो आप देख रहे हैं, मतलब अगर हम इसको अलग कलर से रखने का प्रयास करते हैं, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा द्रव अवस्था में पाया जाता है। और कैसे पता चलता है, ये इसलिए पता चलता है कि यहाँ पर भूकंप की सेकेंडरी वेव जो है वो नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो भूकंप की जो तरंगों की प्रकृति को अगर हम लोग समझेंगे कि कौन किस माध्यम में गमन करता है, कौन किस माध्यम में नहीं गमन करता है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी कि चूंकि यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है, तो यहाँ पे भूकंप की जो एस तरंग है, ठीक है ना, वो एस तरंग यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमको लगता है कि ये जो एरिया है, मतलब आउटर कोर जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहीं पे अगर हम इनर कोर की बात करेंगे, भीतरी आंतरिक जो है वो कोर की बात करेंगे, तो लगभग ठोस अवस्था में प्लास्टिक जैसे, कभी कभी एक टर्म यूज किया जाता है कि प्लास्टिक जैसे ठोस पदार्थ के रूप में जमी हुई अवस्था में है और उसका तापमान भी सबसे ज्यादा होता है। आंतरिक कोर में अगर हम जाएंगे तो उसकी तापमान बहुत ज्यादा होती है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसकी तापमान हो जाती है। कोर को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, एक बाह्य कोर है और एक आंतरिक कोर है। यहाँ पे एस वेव बाह्य कोर में प्रवेश नहीं कर पाता है, भूकंप की एस तरंग द्वितीयक तरंग नहीं प्रवेश कर पाती है। इससे पता चलता है कि ये हिस्सा जो है वो द्रव रूप में है। और अगर हम आंतरिक कोर की बात करेंगे तो ये आपको प्लास्टिक जैसे ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगर यहाँ पे हम इसकी घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी के किस परत की घनत्व सबसे ज्यादा होती है, तो औसत रूप में कोर की घनत्व क्या है, कोर की औसत घनत्व 13 है। इसकी अगर हम औसत घनत्व की बात करें तो औसत घनत्व क्या है, 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम आंतरिक कोर की बात करेंगे तो वहां पे जो इसकी डेंसिटी होती है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, थोड़ा और अधिक बढ़ जाता है, वो 13.6 हो जाता है आंतरिक कोर का। तो अगर सीधे क्वेश्चन ये पूछे जाए कि सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी के किस परत की है, तो सबसे ज्यादा घनत्व कोर की है। थोड़ा और डीप में जाइए तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो आंतरिक कोर की है और वो 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। मतलब सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ जो है वो कहाँ पर है, तो वो इनर कोर में ही पाया जाता है। तो ये बहुत ही क्लियर सी बात है कि जब हम कोर में जाते हैं वो सर्वाधिक कठोर है, सबसे ज्यादा भारी है। घनत्व के बारे में हम बता ही चुके हैं। तो सबसे ज्यादा भारी पदार्थों से कौन बनता है, हमारा यही इनर कोर बनता है। अगर हम प्राइमरी वेव की गति की बात करेंगे तो 11.23 किलोमीटर इसकी गति हो जाती है। और ये बता ही चुके हैं कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक ना। एक बार आप इसको दोहरा लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच कोन रॉड है। यहाँ पे निचला क्रस्ट है, ऊपरी मेंटल है, इसके बीच मोहो है।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या चीज है, ये ऊपरी मेंटल है, ये निचली मेंटल है, इसके बीच जो है ये रेपिटी है। और फिर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपको क्या चीज, निचली मेंटल, और ये हो गया ऊपरी कोर। इसके बीच जो अगर आप देखेंगे तो गुटेनबर्ग है, और फिर ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच अगर आप देखते हैं तो ये लेमन असंबद्धता, लेमन डिस्कंटिन्यूटी है। तो यह है पृथ्वी के सभी परत, उसकी अपनी अपनी खूबियाँ, उसके घनत्व, उसमें प्राइमरी वेव या सेकेंडरी वेव की जो गति होती है वो किस तरह से होती है, कौन से डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरियाज है जहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो एक बार पुनः आप लोगों से यही अपेक्षा रहेगी कि इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद जरूर करेंगे। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियोज को शेयर कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में जो है इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दें, ताकि अधिक बच्चे जो है लाभान्वित हो सके। और अपनी बातों को हमारे कमेंट बॉक्स में भी जरूर मेंशन करें। आपके सुझाव, आपके शिकायत दोनों अपेक्षित हैं, ठीक ना। उम्मीद करेंगे कि एक बेहतर क्लास के साथ फिर यहाँ पे आप लोगों के सामने अच्छे कंटेंट के साथ जो है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।